हेलो। तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया हो गए। तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपनी बुक को, और इस बुक को आगे बढ़ाना है। हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया था एक बार उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में देखा था कि स्टेट होता है, इसमें इसका रिलेशनशिप विद पीपल, गवर्नेंस करनी है, गवर्नेंस के लिए इंस्टीट्यूशन बनाने हैं, ठीक है। और स्टेट के कुछ ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन का पीपल के साथ लिंकेजेस क्या है, स्टेट का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेशनशिप क्या है, और स्टेट का जो नेशनल स्टेट है उसका नॉन स्टेट के साथ क्या है, ठीक है। ये हमने देख लिया था। आपका होमवर्क अभी भी यही है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडा, इसके बारे में अभी भी नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडा 2005 का क्या था, ठीक है। फिर हमने पॉलिटिकल सिस्टम जो है इवॉल्व होता हुआ जो आया है वो कैसे देखा कि इंडिविजुअल लोग रहते थे, फिर फैमिली बनने लगे, फिर सिविल सोसाइटी, फिर मैक्सिमम जो था वो पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप्ड हुआ। और हमने ये भी देखा था कि सब लोग को एग्जिस्ट करते थे बट पॉलिटिकल सिस्टम पे डिपेंडेंट होते थे फॉर सुपरविजन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी क्या है? एक टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें लिमिटेड गवर्नमेंट है, रूल ऑफ लॉ है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। नहीं भी होगा तब भी चलेगा, क्योंकि हमने इसराइल और यूके का एग्जांपल देखा था जिसके इसमें रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बट स्टिल वहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखने को मिलता है, एंड वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बताता है, 3 ऑर्गन का स्टैब्लिश करता है, उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है, पीपल के साथ बताता है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताता है, ठीक है। तो ये वाली लाइन हमने देख ली थी, यूके इसराइल का एग्जांपल देख लिया था। और लिमिट कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि लिमिटेड गवर्नमेंट में कैसे करना है? भाई सिविल राइट दे दो, स्कोप ऑफ अथॉरिटी दे दो, है ना। स्कोप ऑफ अथॉरिटी डिफाइन कर दो, सेंटर की कैसी होगी, स्टेट की कैसी होगी, और मैकेनिज्म ऑफ पावर एक्सरसाइज, तो प्रोसीजर होगा आपका वो भी आप डिफाइन कर दो, ठीक है। इन तरीक़ों से कर सकते हो आप। बाकी 2 थॉट थे, एक थॉमस हॉब्स का था जो बोलता था कि अनलिमिटेड सोवरेनिटी होनी चाहिए, ये कहता है कि लॉ नहीं, अनलिमिटेड थ्योरी नहीं होनी चाहिए, ये कहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिवीजन भी हो गई, देखो बहुत जल्दी हमने देखा तो चीज़ें रिवाइज भी हो गई। तो ऐसे ही आप लोग को भी क्या करना है, रिवाइज करना है, ओके। मे भी हो सकता है जो वीडियो हो वो उल्टा आ रहा हो, बट मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि थोड़ा सेटअप करने में पता क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम सेटअप पे नहीं, हम लोग कंटेंट पे फोकस करना चाहते हैं, इसलिए इस चीज़ को छोड़ते हैं। चलो लेट्स मूव अहेड। और हमने कहाँ तक छोड़ा था? हमने छोड़ा था आई थिंक यहाँ तक, ठीक है। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यहाँ तक हमने छोड़ा था। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हमने 2 चीज़ें देखी थी, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए और आपका रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अब देखते हैं आगे, अब क्या क्या लिखा है, बुक को रीड करते हुए चलते हैं। अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम बिकम्स अ प्री रिक्विजिट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू फ्लोरिश। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तभी होगा जब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी होगी तो लोगों की विल होगी, लोगों की विल के हिसाब से चीज़ें चलेंगी, तभी लिमिटेड गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि लिमिटेड गवर्नमेंट चलती है लोगों की विल से ही, ठीक है। A political system which is in conformity with the principle of constitutionalism must necessarily inter alia provide restraints and limitation on the exercise of power by organ of the state. Simple English: sovereignty belongs to the people, but constitutionalism forbids the people from attempting political change through violent means. तो सोवरेनिटी जो है बेसिकली जो मोस्ट सोवरेनिटी को इंडिपेंडेंस के तौर पे आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो जो सोवरेनिटी है वो लोगों के पास लाई करती है, सोवरेनिटी लोगों के पास लाई करती है, लाइक यानी कि लोग इंडिपेंडेंट है, लोगों के पास ही सुप्रीम अथॉरिटी है। बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉरबिड करता है, लोगों को रोकता है ताकि लोग ना पॉलिटिकल चेंज भी ना करते हैं वायलेंट मीन्स से, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कुछ काम की चीज़ नहीं है, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। इट हैज़ गॉट टू ले डाउन अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, separation of power between legislature, executive and judiciary is one such device, and in case of federal system, distribution of power between different tiers of government, ठीक है। तो distribution of power ये एक तरह से separation of power ही है। is another arbitrary power in the hands of individual or institution even if conferred by constitutional document or negation। तो किसी एक के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाए अगर भले वो लिख भी दी गई हो, तो वो क्या है, नेगेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के खिलाफ है वो, भले आप लिख के दे दो तब भी गलत है वो, ठीक है। सोवरेनिटी ऑफ द पीपल एंड बेसिक राइट्स। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा रूल, ये लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है और कैसे कैसे ओवरऑल आइडिया, ठीक है। हमने देखा था कि ओवरऑल आइडिया ही हमको समझना है, और एक एक चीज़ रटन बैठोगे तो चीज़ें काम नहीं होंगी आपकी। अब रूल ऑफ लॉ, अब रूल ऑफ लॉ पढ़ते हैं, और अगेन रूल ऑफ लॉ से हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि रूल ऑफ लॉ क्या है, कैसे काम करता है, फिर इसको नोट बनाएंगे, क्योंकि अभी तक नोट बनाने के लिए कुछ था नहीं अपने पास। लेट्स मूव,
ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इसको मैं फिर से सही कर दूँ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ क्या है? इट इज़ रॉन्ग टू इंटरप्रेट द वर्ड लॉ इन रूल ऑफ लॉ एज रिटन और लॉ। ठीक है, जो लॉ, रूल ऑफ लॉ में जो लॉ वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिटन ही होगा। इट इज़ क्वाइट कंसीवेबल द लॉ पास बाय लेजिस्लेचर मे बी व्हाट गांधी कॉल्ड लॉलेस लॉ, और लॉ दैट इज वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ में ऐसा भी नहीं कि गांधी बोलते थे कि कोई ऐसा लॉ जो आपने पास तो कर दिया बट, और उसके हिसाब से आप रूल कर रहे हो, बट वो लॉ जो है उसको लॉलेस लॉ बोला गया कि भाई लॉ के हिसाब से नहीं है। मतलब रूल ऑफ लॉ अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है, दिस इज़ अ पॉजिटिव वर्ड। और इसमें जो लॉ होगा वो अच्छा वाला लॉ होगा, जितना भी समझ में आ रहा है अपने को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने लॉ पास कर दिया कि किसी के भी चाटे मारने अलाउड हैं, तो दिस इज़ नॉट रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट ही क्या है? पॉजिटिव है। अब आगे चलते हैं। लेजिस्लेचर्स वाइल मेकिंग लॉ मस्ट ऑल्सो अदर टू रूल ऑफ लॉ। जब कुछ भी काम करते हैं तो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलना चाहिए। रूल ऑफ लॉ इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखो, रूल ऑफ लॉ में जस्टिस आता है, इक्विटी आती है, इंडिविजुअल ऑनर आता है, एंड फेयर प्ले आता है। एक तरह से जस्टिस जो जस्टिस है वो उसको कंसिडर करके हम रूल ऑफ लॉ को देखते हैं कि लॉ ऐसा ही आना चाहिए जो जस्टिफाइबल हो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। ओके, द नियरेस्ट इक्वलेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज द एंशिएंट सेकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा। तो धर्मा एक सेकुलर कॉन्सेप्ट है, एंशिएंट इंडिया में आपने पढ़ा होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप कह सकते हो कि वो है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। तो अभी रूल ऑफ लॉ यहाँ पे नोट्स में आप बनाओगे अगर, तो ये आपके नोट्स यहाँ पे आप बनाओ रूल ऑफ लॉ, और इस रूल ऑफ लॉ में आप लिख दो कि ये क्या है? जस्टिस है एक तरह से। ठीक है, क्लोजेस्ट टू धर्मा। धर्मा के हिसाब से क्लोज है, ये आपने नोट लिख दिया। द रूल ऑफ लॉ इज टू बी अंडरस्टूड एज अपोज टू द आर्बिट्री रूल ऑफ पर्सन। दस रूल ऑफ लॉ इज एसेंशियल प्री रिक्विजिट ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब देखो, रूल ऑफ लॉ में भी डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि जस्टिस होगा, रूल ऑफ लॉ में जस्टिस होगा। और रूल ऑफ लॉ में ऐसा भी नहीं कि कोई आर्बिट्री कोई भी रूल करने लग जाए, और कोई भी रूल करने लग जाएगा तो वो टेरेनी क्रिएट कर देगा। इसलिए इवेंचुअली डेमोक्रेसी इसका हिस्सा है। ठीक है, डाइसी हेल्ड दैट द रूल ऑफ लॉ एम्ब्रेस 4 सेपरेट फीचर। रूल ऑफ लॉ में 4 फीचर बताए गए हैं डाइसी ने। फर्स्ट, नो वन शुड बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। जब तक किसी ने कानून ना तोड़ा तब तक किसी को पनिश ना किया जाए। ठीक है, तो वो उसके साथ जस्टिस करना ही होगा। सेकंड, देयर शुड बी इक्वल सब्जेक्शन टू लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, कानून के सामने सब सेम होने चाहिए। तो ये भी क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना है, जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड, व्हेन लॉ इज ब्रोकन देयर मस्ट बी सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, की पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, भले छोटी हो बड़ी, बट पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। वो क्या है? एक तरह से रूल ऑफ लॉ। किसी को पनिशमेंट नहीं मिल रही तो वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। ठीक है, तो ये एंड फाइनली द राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी एम्बॉडीड इन द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। और राइट लिबर्टीज के बारे में भी ध्यान रखना है आपको, वो रूल ऑफ लॉ में होगा। ओके, दिस वुड इंश्योर दैट व्हेन इंडिविजुअल राइट्स आर वायलेटेड सिटीजन कैन सीक रिड्रेसल टू द कोर्ट्स। ठीक है, इवेंचुअली अगर उनका राइट वायलेट होता है तो वो लोग कोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। तो रूल ऑफ लॉ बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें जस्टिस को अगर आप ध्यान में रखो तो जस्टिस से निकली हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो आप रूल ऑफ लॉ से बना सकते हो। जैसे कि लोगों को राइट्स को प्रोवाइड करना, तो वो भी रूल ऑफ लॉ है। जुडिशरी का एग्जिस्टेंस होना, वो भी एक रूल ऑफ लॉ है, क्योंकि जुडिशरी क्या करेगा? आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पनिशमेंट का होना, वो भी रूल ऑफ लॉ है, क्योंकि वो एक तरह से जस्टिस है। तो घूम फिर के आपको जस्टिस वर्ड याद रखना है, जस्टिस वर्ड से ही आप प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन टिक कर दोगे। ठीक है, अच्छा, इलेक्शन होना, अब फिर से सोचो, अगर किसी कंट्री में इलेक्शन हो रहा है, डेमोक्रेटिकली इलेक्शन होता है, तो क्या वो रूल ऑफ लॉ में आएगा? सोचने वाली बात है कि इस टाइप के ट्रेन में क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम में, तो वो आ सकता है, क्योंकि जो इलेक्शन है अगर वो प्रॉपरली कंडक्ट हो रहा है रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, यानी कि जस्टिस मिल रही है सबको इक्वल राइट है वोट करने का, सब अपने हिसाब से जो है गवर्नमेंट को डिसाइड कर रहे हैं, इसीलिए वो रूल ऑफ लॉ के अंडर आएगा। जस्टिस है, जस्टिस का एलिमेंट देखने को मिल रहा है। तो ऐसा आप लोग बोलोगे ऐसा तो हर जगह देखने को मिल जाएगा, दैट इज़ राइट, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि जस्टिस का एलिमेंट तो आपको हर जगह दिखेगा। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग। अब आगे पढ़ते हैं। इन इट्स ब्रॉड सेंस द रूल ऑफ लॉ इज अ कोर वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो वेस्टर्न आइडिया है,
embodying ideas such as constitutionalism, limited government to which most modern states aspire. According to some scholars, the essential characteristic of rule of law are. कौन कौन से एसेंशियल हैं ये पढ़ लेंगे, खाली याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ में क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इसका मतलब ये है कि जितने भी पर्सन हैं वो लॉ के हिसाब से चलेंगे, करेक्ट, ये तो समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है जिसमें इंटरपर्सनल एजुकेशन है, यानी कि एजुकेशन यानी कि इंटरपर्सनल एजुकेशन का मतलब तो यही होता है कि जुडिशरी इंटरपर्सनल, दो लोगों के बीच में जो जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी वो। लॉ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसीजर्स, प्रोसीजर भी फॉलो करो, कहीं किसी केस में प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो एक तरह से जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो ना, जिस केस में नहीं कर रहे हो, तो अगेन ये भी है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंस, मतलब जुडिशरी का बोलना। कॉमन लॉ मेथोडोलॉजी, कॉमन लॉ को ना वैसे ब्रिटिश लॉ भी बोलते हैं, जो ब्रिटेन से हमने लिया है, तो कॉमन लॉ मेथोडोलॉजी जो है वो भी हमारा रूल ऑफ लॉ में आ गया। लेजिस्लेशन शुड बी प्रोस्पेक्टिव एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। अभी ये क्वेश्चन मार्क है कि लेजिस्लेशन जो है वो प्रोस्पेक्टिव यानी कि फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से चलनी चाहिए, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव पास्ट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अभी ये एक क्वेश्चन है जो खड़ा होता है कि ऐसा क्यों, और इसको क्यों हम लोग रखेंगे रूल ऑफ लॉ के अंदर कि लेजिस्लेटिव हमारी आगे देखे, फ्यूचर के बारे में देखे, और पास्ट वाली चीज़ें के बारे में उतना फोकस ना करे, और अगर वो पास्ट के बारे में चीज़ों को फोकस कर रही है तो वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, ऐसा इस बुक में लिखा है। अब दैट इज़ वन क्वेश्चन जो मेरे मन में भी उठता है कि ऐसा क्यों है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि वाई इट इज़ दिस। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये एक अपना डाउट है, और ये डाउट हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं खुद से। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस बुक में होगा नहीं, इस बुक में नहीं होगा तो कहाँ फाइंड करेंगे, गूगल वगैरह सर्च करेंगे। अब तो चैट जीपीटी भी आ गया, अब आप लोग चैट जीपीटी भी कर सकते हो, बट हाँ चैट जीपीटी का काम सिर्फ ये होगा, सिर्फ इस लाइन को समझाना, ये नहीं कि आपने पूरा पैराग्राफ डाल दिया समझ रहे हो, दैट इज़ अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये मेरे को भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, और आप लोग भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क डाल देना अपनी, अगर आप लोगों के पास बुक है तो। बट यही क्वेश्चन है कि लेजिस्लेटर को प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव क्यों नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि इसका मीनिंग क्या है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो समझ में आता है कि हाँ ये रूल ऑफ लॉ के अंडर आना भी चाहिए। द एक्सरसाइज ऑफ पार्लियामेंट फॉर द लेजिस्लेटिव पावर एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द एग्जीक्यूटिव। अब इस लाइन का मतलब देखो, ये लाइन तो ईजी है कि भाई जो पार्लियामेंट, द एक्सरसाइज बाय पार्लियामेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, अगर पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर को एक्सरसाइज कर पा रही है तो दैट इज रूल ऑफ लॉ। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय एग्जीक्यूटिव, और रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव अगर लेजिस्लेटिव की पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है तो, क्योंकि सबका काम अलग अलग है, एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर की ही बात की गई है। एंड अंडरलाइंग मोरल बेसिस फॉर ऑल, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये जितने भी हमने देखे सिंपल हैं, बट एक समझ में नहीं आ रहा कि भाई प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव वाला ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये रूल ऑफ लॉ के बारे में आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्या डिस्कस किया हुआ है रूल ऑफ लॉ में। लेट्स मूव, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सोवरेनिटी पे। इन पॉलिटिकल साइंस एंड जूरिस्प्रूडेंस टर्म, सोवरेनिटी क्या है, इज कंसीडर एट दी वन ऑफ द एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ स्टेट एंड कनोट्स एब्सोल्यूट एंड सुप्रीम पावर नॉट सब्जेक्ट टू कंट्रोल बाय एनी इंटरनल और एक्सटर्नल अथॉरिटी। कोई ऐसी चीज़ जिसको ना कोई अंदर से कंट्रोल कर सकता है ना कोई बाहर से कंट्रोल कर सकता है, एक ऐसी पावर। कूली एक स्कॉलर है, डिफाइंड सोवरेन स्टेट एज वन वेयर देयर रिसाइड्स विद इन इटसेल्फ अ सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर एक्नॉलेजिंग नो सुपीरियोरिटी। उसके ऊपर कोई नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। इसको इंडिपेंडेंस के तौर पर भी देख सकते हो कि ना उसको कोई अंदर से इन्फ्लुएंस कर सकता है ना कोई बाहर से, ठीक है, कोई एक ऐसी एंटिटी। Meanings of sovereignty have varied across history and under different theoretical construct, but it does have a core meaning: supreme authority within a territory, है ना। supreme authority within a territory ऐसा होता है। तो supremacy, supreme authority, independent चीज़ें वो sovereignty होती है। It is a notion of political authority that accept no superiority in internal or external dimension। इसके ऊपर कुछ नहीं है ना इसके अंदर है कुछ। Sovereign authority is exercised within borders but also by definition with respect to outsiders who are not expected to interfere with sovereign governance। इंटरफेयर नहीं कर सकते बाहर के लोग। द नेशन स्टेट हैव बीन चीफ होल्डर ऑफ एक्सटर्नल सोवरेनिटी। तो नेशन स्टेट जो हैं वो सोवरेन हैं, जैसे कंट्रीज, नेशन स्टेट का मतलब कंट्रीज होता है। तो कंट्री है
वो होल्ड करते हैं एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को सिंस पीस ऑफ वेस्टफेलिया। तो पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुआ था, आप लोगों को पता होगा, जिसमें रिलीजन को सेपरेट कर दिया था पॉलिटिक्स से। तो जब ये हुआ था तब हमने बोला कि रिलीजन अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। पॉलिटिक्स अलग है यानी कि पॉलिटिक्स एक अपने आप में एक अलग डोमेन है, तो उस डोमेन को इन्फ्लुएंस करने वाला कोई और नहीं होगा, रिलीजन नहीं होगा। क्यों रिलीजन? अगर रिलीजन नहीं होगा तो वो सोवरेन हो गया, ठीक है। तो पीस ऑफ वेस्टफेलिया से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था सोवरेनिटी का। ओके, गोइंग प्रेरोगेटिव बिकम इलिजिटिमेट। तो इंटरफेस, अगर आप इंटरफेरेंस करोगे दूसरे में तो वही वो गलत हो जाएगा, इलिजिटिमेट हो जाएगा। स्टेट एज अ होल्डर ऑफ सोवरेनिटी डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम सम म्यूचुअली एक्नॉलेज सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी सच एज नेचुरल लॉ। और स्टेट को अथॉरिटी कैसे मिलती है भाई? जो लॉ है, डिवाइन मैंडेट है, को भगवान ने बोल दिया, हेरिडिटरी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल लॉ है, तो इन सब से क्या होता है, उसको अथॉरिटी मिलती है। तो सोवरेनिटी का मतलब कोई अथॉरिटी कोई है, बट उसको अथॉरिटी कोई देने वाला कोई होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज दी चैनल फॉर सोवरेनिटी, यू कैन से, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो ही तो कोई उसको सोवरेनिटी प्रोवाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही सोवरेनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इतना अगर समझ में आ गया तो जल्दी से नोट बनाते हैं इसके भी, ठीक है। सो रूल ऑफ लॉ तो हो गया था हमारा, अब है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या है? नो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सुपीरियोरिटी। सुपीरियर का मतलब बोले तो कि एक तरह से है ना, इंडिपेंडेंट है ये। और इंडिपेंडेंट बोले तो मतलब इसको किसी चीज़ का वो करने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर लूं, ऐसा नहीं है। सोवरेनिटी ही है वो, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? केम फ्रॉम पीस ऑफ वेस्टफेलिया। पीस ऑफ वेस्टफेलिया, वेस्ट PHALIA 1648 से आया था ये पीस ऑफ वेस्टफेलिया, सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लियर? चले बड़े आगे। ओके, तो ये है सम बॉडी ऑफ लॉ इज यूबिक्यूटसली द सोर्स ऑफ सोवरेनिटी। यूबिक्यूटस मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो कुछ कुछ लॉ हैं वो सोवरेनिटी देते हैं। हटाओ ये। सोवरेनिटी इन प्योर कॉन्सेप्चुअल टर्म कैन बी एब्सोल्यूट और नॉन एब्सोल्यूट, but in fact absolute sovereignty extends to all matter without any restraint as envisioned by thinkers like Hobbes and Bodin। तो दो थिंकर है, हॉबर्स एंड बॉडिन। तो हॉबर्स एंड बॉडिन बोलते हैं कि भाई एब्सोल्यूट सोवरेनिटी होनी चाहिए, कि एकदम सुपीरियर बन जाओ और आपको कोई बाहर से क्या कर सके, कंट्रोल ही ना कर सके, कोई रिस्ट्रेंट ना डाल सके, ठीक है, कोई इंटरफेरेंस ना डाल सके, है ना। इन द कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट की इज टू बी एनीथिंग मोर देन एन एब्स्ट्रैक्शन। मतलब अब क्या है, ये तो आइडिया है, आज के तौर पे ऐसा नहीं है। आज यूनाइटेड नेशन कुछ बोलता है तो हाँ, कुछ इन्फ्लुएंस तो होता है ना उसका, कुछ इंटरफेरेंस होता है। तो इंडिया उस केस में सोवरेन तो पूरी तरह से नहीं है, तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है अपने पास, मतलब एब्सोल्यूट सोवरेनिटी नहीं है, नॉन एब्सोल्यूट सोवरेनिटी कह सकते हो। आइडली एंड एट बेस्ट इट इज पॉसिबल फॉर एन अथॉरिटी टू बी सोवरेन ओवर सम मैटर्स विद इन अ टेरिटरी। कुछ मैटर में, जैसे कि हमारा डिफेंस कैसे होगा, वो उसके लिए कोई कुछ भी बोल रहे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, फुल सोवरेनिटी अपने पास, है ना, टेरिटरी के अंदर। बट नॉट एट ऑल। टुडे मैनी यूरोपियन यूनियन मेंबर्स एग्जिबिट नॉन एब्सोल्यूटनेस, दे आर सेड टू बी सोवरेन इन गवर्निंग देयर डिफेंस बट नॉट इन गवर्निंग देयर करेंसी। तो यूरोपियन यूनियन भी देखो तो वो सोवरेन हैं अपने कुछ मैटर्स के लेके, जैसे डिफेंस वगैरह, बट अपनी इकोनॉमी को लेकर वो लोग भी पूरी तरह से सोवरेन नहीं है, ठीक है। तो सोवरेनिटी भी दो तरीके की हो गई, ओके। तो ये भी लिख दो, सोवरेनिटी भी दो तरीके की हो गई, ऐसे डायग्राम बना सकते हो। एक है एब्सोल्यूट, एक है नॉन एब्सोल्यूट। एक एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, एक नॉन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट दिया था अपना हॉबर्स एंड बोडिन, हॉबर्स एंड बोडिन ने दिया था, ठीक है। बट अभी क्या है, ये एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट है। नॉन एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि सोवरेन होगा इन सम कॉन्टेक्स्ट विद इन टेरिटरी, टेरिटरी के अंदर कुछ जगह पे। एग्जाम्पल के लिए लिखो डिफेंस, है ना। डिफेंस के तौर पे आप क्या हो, सोवरेन हो, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो ये है अपना सिंपल, ओके। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, ओके। हाँ, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी हैज़ बिगन टू सर्कमस्क्राइब्ड बाय इंस्टीट्यूशन लाइक यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस की प्रैक्टिस होती है वगैरह, ठीक है। तो उसकी वजह से पूरी तरह से सोवरेनिटी तो हम कर नहीं सकते इस्टेब्लिश।
तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड इन टू कॉन्ट्रास्टिंग वे, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब दो तरह की सोवरेनिटी होती है, एक इंटरनल सोवरेनिटी, एक एक्सटर्नल सोवरेनिटी। अच्छा, प्रीलिम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एब्सोल्यूट सोवरेनिटी अगर आपको पता है तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, नॉन एब्सोल्यूट है तो पता आ सकता है। इंडिया कौन सा है ये आ सकता है। एब्सोल्यूट सोवरेनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है, आ सकता है, कहीं नहीं देखने को मिलती। ठीक है, अभी आजकल तो कहीं नहीं देखने को मिलती। यूरोपियन क्या एब्सोल्यूट सोवरेन है, यूरोपियन यूनियन? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है प्रीलिम में आ सकते हैं। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, मैंने बताया ना, थोड़ा बहुत रटना भी है बट रटना बाद में आएगा, पहले ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। वैसे ही सोवरेनिटी को दो तरीके से डिवाइड किया, इंटरनल एक्सटर्नल। इन द फॉर्म इंटरनल जो है वो क्या बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन दी स्टेट, कि हमने क्या कर दिया, स्टेट के अंदर, एक स्टेट जो है पूरा इंडिया है उसके अंदर हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड लेट्स टू द क्वेश्चन अबाउट द नीड ऑफ सुप्रीम पावर एंड इट्स लोकेशन विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कुछ कुछ जगहों पे कौन कौन सोवरेन है, जैसे कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में कौन सुप्रीम है, तो स्टेट गवर्नमेंट वो सुप्रीम है ना, ऐसा कह सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में कौन सुप्रीम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो है सुप्रीम है। तो इंटरनल कंट्री के अंदर हमने क्या कर रखा है, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखी है पावर को। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है कंट्री के अंदर, वही हमारा क्या है, इंटरनल सोवरेनिटी है। ठीक है, द एक्सटर्नल जो है इट्स रिलेटेड टू स्टेट रोल विद इंटरनेशनल ऑर्डर एंड टू वेदर और नॉट इट इज़ एबल टू ऑपरेट एज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस सेक्टर। और एक्सटर्नल का मतलब ये है कि भाई एक्सटर्नल जितनी भी एंटिटीज़ हैं आप उनसे कितना इन्फ्लुएंस होते हो, वो आपकी एक्सटर्नल सोवरेनिटी है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इन इंटरनेशनल लॉ मोस्ट ऑफन कनोट्स एक्सटर्नल सोवरेनिटी। एक्सटर्नल सोवरेनिटी इज ऑफन कंसीव्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस। ठीक है, अ स्टेट इम्यूनिटी, स्टेट इम्यून है फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस। इट इज ऑल्सो एक्सटर्नल सोवरेनिटी दैट एस्टैब्लिश द बेसिक कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब ये है ना, जब दो कंट्रीज आपस में बात करेंगी, इंगेज करेंगी, है ना, अपनी बात को रख पाएंगी। तो इंटरनेशनल रिलेशन करने के लिए, संबंध बनाने के लिए आप इंडिपेंडेंट तो होने चाहिए ना, तो इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन का प्री रिक्विजिट है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। एन assemblage of state both internally and external sovereignty makes up international system where sovereign entity ally trade make wars and peace। ठीक है, तो देखो जितनी भी सोवरेन एंटिटीज होती हैं वही तो ट्रेड करती हैं, वही तो वॉर्स करती हैं, वही तो पीस एस्टेब्लिश करती हैं, है ना। तो ये है, अभी सोवरेनिटी के दो कॉन्सेप्ट हमने देखे ये वाले, और सोवरेनिटी के दो कॉन्सेप्ट यार भी देख लो, प्रीलिम में ये सब आ जाता है यार। ठीक है, इंटरनल सोवरेनिटी और एक है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। ये इंटरनल सोवरेनिटी क्या हमने देखा था, इंटरनल का मतलब सिंपल ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन स्टेट। ठीक है, तो एक तो हो गया ये। अभी है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसे लिख दो, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो बस ये हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन होगा तो मतलब सोवरेन हो गया तो भी तो इंटरनेशनल रिलेशन कर पाओगे, बस ऐसा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्शन आ सकते हैं आपके। अब वो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड टू बी इंटरनल सोवरेनिटी। ठीक है, तो उसमें दो तीन ऑप्शन दे देगा और उसमें ये भी दे देगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, सोवरेनिटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करता कौन है हमारे केस में, कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है। एक तरह से इंटरनल सोवरेनिटी को डिफाइन करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन ही है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको मैंडेट दे रहा है कि आप सोवरेन हो। ठीक है, तो ये बात है। द हिस्ट्री ऑफ सोवरेनिटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू ब्रॉड मूवमेंट मैनिफेस्टेड इन बोथ प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिकल थॉट। द फर्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ सोवरेन स्टेट। मैंने बताया ना, पीस ऑफ वेस्टफेलिया जब आया था तब सोवरेन स्टेट बन गए थे। सेकेंड मूवमेंट कब हुआ था, जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। ठीक है, तो जब ये हुआ था, द सेकेंड मूवमेंट इज द circumscription of the sovereign state which began after the World War II and since continued through supranational organization, the United Nations, regional organization of state, European integration and the growth and strengthening of power and practice to protect human rights। तो ये कॉन्सेप्ट भी उभर के आया है, पीस ऑफ वेस्टफेलिया के बाद आया, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो कंट्रीज जो है अपना पावर असर्ट कर रही हैं कि हमें कंट्री है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से सोवरेनिटी की बात है। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया। अभी इसमें ताइवान वाला इशू आप लोग थोड़ा देख लेना
कि ताइवान असर्ट करना चाहता है कि हम सोवरेन हैं, बट चाइना उसको क्लेम करता है कि नो, यू आर नॉट सोवरेन, आप एक्सटर्नल सोवरेन नहीं हो, आप इंटरनल सोवरेन हो, हम आपको पावर दे सकते हैं बट इंटरनल विद इन चाइना। ठीक है, तो ये डिबेट चलते रहते हैं। तो ये ताइवान वाला आप लोग देख सकते हो, है ना, देख क्या ही सकते हो, मतलब इतना ही है जानने के लिए, सही बताऊँ तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो ये हो गया, अब आगे चलते हैं। 25 मिनट्स हो गया। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग देख रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। बेसिस ऑफ सिस्टम building. Even if we think only in terms of history of Western political thought, which we often do, there is a wide variety of models and types under which political system have been variously classified and categorized from days to Plato and Aristotle to the present day. तो अलग अलग टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम है। मैंने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर लिया था ना, कि कोई डेफिनेशन तो नहीं है, तो बहुत सारे हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे पॉलिटिकल सिस्टम को क्लासीफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द पावर स्ट्रक्चर ऑन विच द चीफ इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व, कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड हु विल्ड द लीवर ऑफ पॉलिटिकल पावर, और किसके पास वो लीवर है, पॉलिटिकल पावर किसके पास है। तो पावर के हिसाब से देख सकते हो, नंबर ऑफ पावर होल्डर्स एंड देयर यूज ऑफ पावर, द मैनर इन विच पावर इज एक्वायर्ड, द वे सक्सेशन टेक प्लेस, द ट्रांसफर ऑफ पावर इन is effected, and how misuse of power is controlled through mechanism of check and balances. Transfer of power may be through peaceful constitutional means like free and fair election, as in modern representative democracy. It may be under hierarchy rule, as in monarchy. In a single party or totalitarian situation, it may be through party dictate and strength of armed forces. Also, government may overthrow through political or military coup or through revolution. सिंपल है, ठीक है। अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई कर रखा है पॉलिटिकल सिस्टम्स को। ओके, तो पॉलिटिकल सिस्टम में इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनका रिलेशन होता है एक्सटर्नल से, नॉन स्टेट एक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज, वो कैसे काम करती है, उनका रिलेशन क्या है, इलेक्ट कैसे होती हैं, किसके पास कितनी पावर है, तो सबको क्लासीफाई करती है उन्होंने। अभी आगे चलते हैं। ये कुछ काम का नहीं था वाला पैराग्राफ, मतलब प्रीलिम्स मेंस के लिए काम का नहीं था, बाकी वैसे तो बहुत काम का होगा, आई डोंट नो, हमारे लिए काम का नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं। कैटेगरीज ऑफ स्टेट, यहाँ से पढ़ते हैं। The form, structure, functions, and organs of government are usually related to the type of political system adopted and the nature of distribution of power among the units of government and the organ of the state. The nature and the size of state itself has been a great variable. It must be remembered that nation states are relatively recent phenomena. The concept took shape in Europe, UK, and France emerged as the first nation state, followed by Italy, Germany as late in the 19th century. तो स्टेट को कैटेगराइज कर रहे हैं लोग कि स्टेट, जैसे अभी स्टेट में इन्होंने तो ये चीज़ बताई कि ये रीसेंट वाले हैं, ठीक है। यूके, फ्रांस जो है ये थोड़े, ये एक तो कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा रीसेंट है नेशन स्टेट का। सबसे पहले यूरोप में यूके, फ्रांस बने थे, बाद में इटली और जर्मनी बने थे। ओके, तो कैटेगराइज कैसे किया गया नेशन स्टेट, यानी कि कंट्रीज को कैटेगराइज किया गया है कुछ इस तरीके से कि यूनिटरी सिस्टम है और एक फेडरल सिस्टम है, ठीक है। Sometimes also referred to as unitary and federal form of government according to the constitutional method by which power of the government are distributed between union or federal and the government at state or unit level. तो एक कैटेगराइज करने का स्टेट को ये तरीका है कि आपका स्टेट की कैटेगरी या तो यूनिटरी हो या वो फेडरल सिस्टम, यानी कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम यूनिटरी भी हो सकता है और फेडरल भी हो सकता है। यूनिटरी का मतलब जो पावर है वो एक ही जगह है, पावर, और जो फेडरल है उस केस में जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग स्टेट्स, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्लासिफिकेशन है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का। तो यूनिटरी सिस्टम ये है, यूनिटरी सिस्टम, नेशन स्टेट सिस्टम, ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन वन सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल लेजिस्लेटर, है ना, टू विच, और जो अथॉरिटीज़ हैं इन द लोअर आर सबऑर्डिनेट, जो नीचे के लोग हैं वो सबऑर्डिनेट हैं, है ना, एंड फंक्शंस ओनली एज एजेंट्स, वट एवर पावर्स the unit exercise are delegated and subjected to being withdrawn at any time, ठीक है। तो यूनिटरी का मतलब ये था कि छोटे लेवल पे गवर्नमेंट होंगी, ये मिसकंसेप्शन है। यूनिटरी का मतलब ये नहीं कि लोकल गवर्नमेंट होंगी ही नहीं, यूनिटरी का मतलब ये है कि लोकल गवर्नमेंट होंगी बट उनको पावर सेंटर देगा। पावर सेंटर देगा क्या, क्यों देगा? क्योंकि वो दया खाएगा कि मेरे पास तो बहुत पावर है, मैं ही सुप्रीम हूँ, तो ले ले पावर, ले ले, इसको यूनिटरी बोलते हैं, ठीक है। तो होंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिटरी में क्या होंगे, यूनिटरी में क्या लोकल लेवल की गवर्नमेंट नहीं होंगी? अरे होंगी यार, उसमें भी हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती। यूनिटरी एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें पावर बस एक ही जगह पे है,
बट अब फेडरल की बात करोगे अगर, तो फेडरल में क्या है, पावर अलग अलग है। जैसे कि मान के चलो डिफेंस का काम करने वाला जो है वो अपना सेंटर है, और स्टेट जो है वो मान लो कुछ लैंग्वेज वगैरह पे काम करता है, तो लैंग्वेज की जितनी भी काम होगा वो स्टेट देखेगा, वो उसकी पावर है पूरी, दैट इज कॉल्ड फेडरल। और पावर सेंटर की अलग है। तो इनकी अलग अलग पावर होना को फेडरल बोलते हैं। और एक ही के पास सारी पावर होना और वो अपनी मर्जी से चाहे दे या ना दे, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी। ठीक है, तो ये है। अभी हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं यूनिटरी सिस्टम का, जो कि है यूके, फ्रांस एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, यूके, फ्रांस एंड न्यूजीलैंड, ये एग्जाम्पल यार लिख लेते हैं। तो ऐसा लिख देता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम को हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो एक क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑन पावर, एक है यूनिटरी और एक है फेडरल। और यूनिटरी के केस में हमने एग्जांपल देख लिया, यूके, फ्रांस एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, यूके इजराइल अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, यूके इजराइल अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट यूनिटरी में यूके, फ्रांस, न्यूजीलैंड ऐसे एग्जांपल याद होने चाहिए। इवन दो विथ रीजनल प्रेशर फ्रॉम नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, थिंग्स हैव टू लेट मीन चेंजेस इन द यूके। तो यूके में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, छोड़ो, बट अभी के लिए मान के चलते हैं यूके में यूनिटरी है। ठीक है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो रहा है, बट ठीक है अभी के लिए। फेडरल में ना, फेडरल पॉलिटी में क्या होगा, अच्छा फेडरल पॉलिटी में दोनों के पास पावर होगी, पावर देने वाला कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होगी, है ना। तो फेडरल में क्या होगा, एक रिजिड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो सुप्रीम होगा, एंड इट मस्ट स्पेसिफिकली डिवाइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट, दो यूनिट की गवर्नमेंट में डिवाइड कर देगा पावर, बोथ exercising power in their respective sphere in their own right independently. In fact, the classical federation, the federal government enjoy only those power that are agreeable surrendered to it by the units. Also there must be independent supreme court. सुप्रीम कोर्ट का होना भी जरूरी है, क्योंकि भाई दो पावर में से कोई एक पावर अपनी ज़्यादा असर्ट कर रहा है, तो दूसरा वाला बंदा है वो कोर्ट के पास जा पाएगा, एज द आर्बिट्रेटर ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड यूनिट्स। ठीक है, तो फेडरल जो है, फेडरल में क्या होगा, फेडरल के फीचर में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये पता ना क्यों होगा, क्योंकि भाई पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है, और एक तरह से हमारा इंडिपेंडेंट कोर्ट होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। क्यों होगी मैंने बता दी, क्योंकि कोई इशू आता है तो रिजॉल्व करने के लिए चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इस वजह से, क्योंकि सब तो इसके पास ही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हो या ना हो ये सब डिसाइड कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल पावर के बेसिस पे डिवीजन। द लेजिस्लेचर इन फेडरल इज बाईकैमरल। तो फेडरल में जो लेजिस्लेचर है, सिर्फ लेजिस्लेचर वाला जो लॉ बनाता है, वो बाईकैमरल है, विथ वन ऑफ द हाउसेस यूजुअली रिप्रेजेंटिंग ऑफ द स्टेट और द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। बाईकैमरल यानी कि दो सिस्टम, बाय मतलब दो, तो बाईकैमरल सिस्टम का मतलब है दो हाउस होंगे हमारे पार्लियामेंट में। ठीक है, तो फेडरल में दो हाउस होंगे, ऐसे उसमें बोला हुआ है। अगर फेडरल सिस्टम है तो दो हाउस होंगे। बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड इट्स फंक्शन वेरीज फ्रॉम फेडरेशन टू फेडरेशन। अब किसको कितना पावर दिया गया वो तो फेडरेशन टू फेडरेशन डिपेंड करता है। देयर आर डिस्टिंक्शन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन फेडरल गवर्नमेंट विद वीकर यूनिट्स एंड स्ट्रॉन्गर यूनिट्स विथ वीकर और डिपेंडेंट सेंट्रल। तो उल्टा भी हो सकता है, सेंटर वीक स्टेट स्ट्रॉन्ग, या स्टेट स्ट्रॉन्ग सेंटर वीक। The federal system is believed to be bring a sense of unity among the people having diverse culture, language and territory. तो बोला फेडरल अच्छा है, डाइवर्सिटी के लिए अच्छा होता है, ऐसा लिखा हुआ है बुक में। रीजनल इंडिपेंडेंस ऑफ अ फेडरिंग यूनिट्स इज सो प्रिजर्व्ड दैट दे डू नॉट लूज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी एंड द टेरिटरी। वन ऑफ द सुप्रीम पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन इज दैट ऑल यूनिट्स कैन पूल देयर रिसोर्सेज टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट टू पीपल। सब अपना रिसोर्स देके मैक्सिमम बेनिफिट कर सके, तो इसीलिए बनाई गई है हमारी फेडरल। ठीक है, तो फेडरल क्यों बनाई गई है ना, फेडरल इसीलिए बनाई गई ताकि रिसोर्स को पूल कर सकें। ये अच्छी बात थी, थोड़ी ठीक थी, तो आई थिंक इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसको थोड़ा इधर करके, है ना, कि यूनिट्स कैन पूल देयर रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ पीपल। लोगों का भला हो, लोगों का भला होना चाहिए, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग
एग्जाम्पल इसका क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, लिख लो। एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोग याद कर रख लेना। ठीक है, यूके, फ्रांस एंड न्यूजीलैंड वो यूनिटरी के थे, और यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील ये आपके फेडरल वाले हो गए। ठीक है, तो फेडरल में 2 ही यूनिट हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। देखो फेडरल में क्या है, देयर मस्ट बी रिजिड, और इसमें 2 यूनिट्स होंगे, दैट 2 यूनिट्स, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। ये देखो, फेडरल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ द यूनिट्स, द 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोथ एक्सरसाइजिंग पावर इन देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर्स। तो ये है 2 यूनिट्स वाला पॉइंट जो है वो फेडरल वाली बात करता है। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं, मल्टी टीयर पढ़ते हैं। मल्टी टीयर सिस्टम, देयर आर मल्टी टीयर गवर्नमेंट मॉडल और बट वी मे कॉल इट मल्टी टीयर फेडरल। इसमें क्या होता है, वेयर पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड टू लोअर एंड लोअर यूनिट्स एंड what can be done at the local self-government level is left to be done only there under Gandhian constitution model or the modern subsidiary principle followed for example in Germany and European Union। तो मल्टी टीयर में वो ये लोकल लेवल तक चला जाएगा। मल्टीपल मतलब 2 से ज़्यादा हो गए, फेडरल में 2 ही थे, इसमें 2 से ज़्यादा हो गए। और गांधी का कॉन्सेप्ट भी ये था कि भाई आप लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसा। ठीक है, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन इम्प्लाइज द सेटिंग अप ऑफ न्यू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, the creation of autonomous units and establishment of local self-government are example of political decentralization. Decentralization bring administration closer to the people and encourage popular participation, thereby making participatory grassroots democracy a reality। ठीक है, पंचायत वाली बात कर रहा है और कुछ नहीं। There is also mixed hybrid or amphibian systems which are neither unitary nor federal but have some features of classical unitary system and others as classical federal system। तो कोई भी फिक्स नहीं है कि कोई हमारा यूनिटरी होगा कोई फेडरल होगा, ऐसा मिक्स नहीं है। हाइब्रिड भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन की पावर तो है बट थोड़ा यूनिटरी ज़्यादा लग रहा है, मतलब यूनिटरी ज़्यादा लग रहा है बट स्टेट को भी पावर दे रखी है, तो ऐसा मिक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, सिंपल है ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, इसमें कुछ था ही नहीं। मल्टी टीयर सिस्टम, तो ये क्या ही लिखे हैं, इसको छोड़ो, इसमें कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, उसको छोड़ो। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, अब इसमें डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट जो हम लोग को पूरे वर्ल्ड में दिखती है उसके बारे में होगा, तो मैसेज क्लियर हो जाना चाहिए कि हम प्रीलिम्स मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अगेन प्रीलिम्स मेंस के हिसाब से, ना कि पीएचडी के हिसाब से। ठीक है, तो कैटेगराइजिंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट गिव्स अ जनरल आइडिया ऑन द पावर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। देयर आर सेवरल सिस्टम प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड, ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। Since every country system is unique, categorizing form of government becomes complex. Apart from federal unity, in a broader sense, they have been classified as democratic authoritarian types. In practice, many represent a hybrid form. तो अब गवर्नमेंट को क्लासीफाई कर रहे हैं। पहले हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम देख लिया, यानी कि स्टेट का क्लासिफिकेशन देख लिया। स्टेट अपना यूनिटरी हो सकता है, फेडरल हो सकता है, मल्टी टीयर हो सकता है। गवर्नमेंट कैसी कैसी हो सकती है वो उसको क्लासीफाई करके बता रहे हैं, थोड़ा आइडिया दे रहे हैं कि ये सारे वोकैबुलरी समझ में आने चाहिए। ऑथॉरिटेरियनिज्म क्या है, देखो इसमें क्या है, सिटीजन आर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट वट एवर द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सिटीजन क्या है, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी होता है, ये तो हमको पता है। जो स्टेट है उसका सब्जेक्ट सिटीजन होता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। बट द टर्म ऑथॉरिटेरियनिज्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्टेट गवर्नमेंट विच एनफोर्स आर्बिट्री और ऑपरेसिव मेजर्स। तो ऑपरेसिव होता है, ठीक है, ये तो नाम से पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही अथॉरिटी हो गई आपकी, तो आप ऑपरेसिव बनते जा रहे हो स्टेट अगेंस्ट पीपल विदाउट अटेम्प्टिंग टू कंसल्ट पीपल और ऑब्टेन देयर कंसेंट। द बेसिस ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म इज इनटॉलरेंस ऑफ डिसेंट एंड प्रिजम्पशन ऑफ द रूलर इज ऑलवेज राइट। देयर एग्जिस्ट अ ग्रेडेशन ऑल्सो, देयर आर वेरिएंट्स ऑफ पॉसिबल अथॉरिटेरियन बिहेवियर। तो अथॉरिटेरियन तो सिंपल है, आप समझ गए ना कि क्या है, कि अथॉरिटेरियनिज्म मतलब एक तरह से लोग का डिसेंट ना मानना, उनको ऑपरेसिव करना पूरे टाइम। अभी भी बहुत लेयर पे हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ही ऑपरेसिव है, कोई थोड़ी मिडिल लेवल पे होंगी, थोड़ी बहुत कम होंगी। तो एक क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्की। ये देखो ये क्या होती है, एब्सोल्यूट मोनार्की एक हेरिडेटरी होती है, यानी कि बेटे का बेटा बनता जाता है। इन मॉडर्न टाइम्स several of the hereditary rules have evolved into constitutional head of the state with real power transferred to representative of the people। तो पहले ऐसे होता था कि हेरिडेटरी होता था, बट अब क्या है कि वो हेरिडेटरी वाला एक तरह से नॉमिनल हेड हो गया है, मतलब वो हेड तो बस नाम का रह गया, बट रियल पावर तो उसने ट्रांसफर मार दिया लोगों को। ठीक है, ट्रांसफर होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल।
जैसे यूके में हुआ है, स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम, जापान, थाईलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, मोनाको, इन कंट्रीज़ में ऐसा हुआ है। तो यानी कि इनमें राजाशाही सिस्टम थी और मे भी अभी भी होगी। जैसे थाईलैंड के राजा तो हैं, मेरे को जितना पता है यूके में भी है। जापान का एग्जांपल थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि जापान के साथ इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। जापान एफडीआई करता है इंडिया में, बहुत इन्वेस्टमेंट लेके आता है, टेक्नोलॉजी लेके आता है। तो आई थिंक जापान के एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हो कि वहाँ पे भी एक तरह से यह सिस्टम हेरिडेटरी वाला था, बट अगेन वो एक तरह से नॉमिनल हो चुका है। ठीक है, और तो आई डोंट थिंक कोई कंट्री से हमारे उतने अच्छे हैं। तो जापान का बस याद रखो, यूके तो सबको पता ही होता है। बट स्टिल देयर आर सम स्टेट विच आर गवर्न बाय एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा लेवल पे खराब होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही ऑप्रेसिव हो गए। एब्सोल्यूट मोनार्की इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर हैज़ फुल पावर टू रूल ओवर द कंट्री विदाउट बीइंग बाउंड बाय एनी लॉ, है ना। कुछ नहीं कर सकता उसको, कोई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, सम ऑफ द एग्जाम्पल क्या है, सऊदी अरेबिया है, ब्रुनोई है और स्विट्जरलैंड है। सोचने वाली बात है, स्विट्जरलैंड भी है इसमें, जो एक तरह से एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो गया, एब्सोल्यूट अथॉरिटेरियनिज्म हो गया। इन जॉर्डन एंड मोरक्को द मोनार्क ऑल्दो नॉट एब्सोल्यूट रिटेन्स कंसिडरेबल पावर, उसके पास पावर होती है। नेपाल में सिचुएशन हैज़ बीन ऑसिलेटिंग, कभी कभी एब्सोल्यूट मोनार्की आ जाती है, कभी मल्टी पार्टी आ जाती है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वाले की एग्जांपल आपको वो क्लियर होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया है, स्विट्जरलैंड है और ब्रुनई भी याद रखो तो अच्छी बात है। डिक्टेटरशिप, अब देखो धीरे धीरे लेवल कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा, आई एम नॉट श्योर, बुक में जैसा लिखा देखते हैं। डिक्टेटरशिप क्या होती है, वो भी अथॉरिटेरियनिज्म होता है। ये ऐसा गवर्नमेंट है वेयर एब्सोल्यूटिस्ट और ऑटोक्रेटिक रूलर्स अज्यूम सोल पावर, एक ही बंदे के पास सारी पावर आ गई, और इट में भी टाइम्स ऑफ इमरजेंसी जब लगता है, जब कुछ ऐसा होता है तो डिक्टेटर बन जाता है रूलर। ऑफन डिक्टेटरशिप में रिजल्ट फ्रॉम अ सीजर ऑफ पावर इन कूप थ्रू मीन्स ऑफ आर्म, और वो डिक्टेटरशिप आती कैसे, एक तरह से छल कपट करके आर्म रेवोल्यूशन लेके आता है, तब जाके डिक्टेटरशिप आती है। बट समटाइम्स अ पर्सन गेटिंग टू द टॉप थ्रू लेटर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन में ऑल्सो टर्न अ डिक्टेटर, तो डेमोक्रेसी वाला बंदा भी डिक्टेटर हो सकता है। डिक्टेटरशिप इरोड्स ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट, it is generally a government where the leader holds an extraordinary amount of personal power, especially the power to make laws without effective check। ठीक है, प्रीलिम्स मेंस के कोई काम का नहीं है, बट ठीक है, हम लोग को ये सब पता ही होता है ऑलरेडी, डिक्टेटरशिप क्या है, अथॉरिटेरियनिज्म क्या है। आगे, इन मॉडर्न पॉलिटिकल पार्लेंस डिक्टेटरशिप इज एसोसिएटेड विथ ब्रूटैलिटी ऑपरेशन, एसोसिएशन between the dictator and the military is very common. Many dictators in power. Some of the modern time dictators कौन है, ये अगस्तो पिनोशिएट ऑफ चिली के, ये सब एग्जाम्पल इसमें लिखे हुए हैं। बट एक भी एग्जाम्पल प्रीलिम्स के काम का नहीं, तो उसको छोड़ो, इन सबको छोड़ो। मेंस में काम आएगा तो वो मेंस में तो यार अखबार से होता ही है, तो छोड़ो, ये सब किसी काम के नहीं है, बट होते हैं, बस इतना पता होना चाहिए। पे फालतू में ओवर बर्डन मत करो इन्फॉर्मेशन से। आगे, totalitarianism, a totalitarianism state attempts to control nearly every aspect of personal life, economic life, political life, सब कंट्रोल करता है। जैसे मुसेलिनी जो है was the first to use the word totalitarian to describe his dictator positively, अपने आप को बढ़िया दिखा रहा था। तो सब क्या है, एक तरह से totalitarian वाले रिजीम वाले बंदे हैं। Totalitarianism government prohibit all kind of activity which are contrary to regime goals. It aim to radical restructuring of society to create a new economic order such as communism, or institute a racism such as Nazism, or reconstitute human nature through fundamentalist extremely religious such as Taliban। ठीक है, तो वो लोग कुछ एक्सट्रीम पे भी चले जाते हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी क्यों पढ़ाऊँ, समझा क्यों नहीं रहा हूँ, काम का ही नहीं है तो मैं क्यों पढ़ाऊँ, है ना। बस रीड करते हुए चलो और इग्नोर करते हुए चलो, तो इससे क्या होगा, फिल्टर आउट कर पाएंगे हम लोग। और सिर्फ एक पन्ना का ही है जो नोट्स बनाए, अगर आप देखो तो पूरा ये एक पन्ना बस, सिर्फ इतना ही है काम का, बाकी अभी तो फालतू ही चल रहा है, देखो। ठीक है, तो टोटलिटेरियन रूलर्स एंजॉय पावर, सीक्रेट पुलिस होती है, प्रोपेगेंडा होता है, ये सब करते हैं। एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने, ये एग्जाम्पल है, पढ़ लेना। हाँ ठीक है, पढ़ लेंगे भाई, बाद में पढ़ेंगे, बाय बाय। अथॉरिटेरिज्म डिस्टिंग करता है टोटलिटेरिज्म से बोथ इन डिग्री एंड स्कोप। अथॉरिटेरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन इज लेस इंट्रूसिव एंड नॉट नेसेसरली बैक्ड बाय यूज ऑफ फोर्स। अथॉरिटेरियनिज्म में हमेशा फोर्स नहीं होती। टिपिकली द गवर्नमेंट इन अथॉरिटेरियनिज्म रिजिम इज रन बाय एलीट ग्रुप। एलीट ग्रुप चलाता है दैट यूज repressive means to stay in power. However, unlike totalitarianism regime, there is no desire or ideological justification for a state to control all aspect of personal life। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा घुस जाएगा। टोटलिटेरियन जो है वो रिवॉल्यूशनरी होता है, वो लोगों की ज़िंदगी बदल देना चाहता है ना, ऐसा होता है। और टोटलिटेरियनिज्म
बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है, ऑथोरिटेरियनिज्म थोड़ा कम लेवल पे होता है। डिग्री है मतलब, बहुत ज़्यादा डिग्री पे जाओगे तो टोटलिटेरियन यूज़ करना है आपको, थोड़ा कम डिग्री तो ऑथोरिटेरियनिज्म, ऐसा। अगेन काम का नहीं है ये, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मेंस में कुछ काम नहीं आने वाला है। तो आगे ये वोकैबुलरी सबको पता होती है, इसलिए बस मैं इस चीज़ को क्या कर रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ। टोटलिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप पता है सब कुछ। ओके, तो ठीक है, आई थिंक ये वीडियो भी हो गई है 45 मिनट्स की। तो 45 मिनट्स का ठीक रहता है, क्योंकि फिर लोग फिर कहते हैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनानी चाहिए वैसे। ओके, आई थिंक तो वी आर एट पेज नंबर 13। और कल हम आई थिंक कम पढ़ने पड़े थे, हमने आज थोड़े ज़्यादा पढ़ लिए, तो क्योंकि कल डिस्कशन थोड़ी ज़्यादा थी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।